नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है दृश्यम क्लासेस में। जैसा कि आपको याद है कि कल हमने हिंदी व्याकरण को लेकर लेक्चर शुरू किए थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने कल हिंदी व्याकरण के 3 मुख्य विचारों पर चर्चा की थी, उसी को लेकर आज हम विस्तार से समझेंगे। कल हमने पढ़ा था वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको कल वाले लेक्चर से पुनः जोड़ने के लिए मैं उस विषय को एक बार फिर से आपके सामने रखूंगा कि कल हमने वर्ण विचार जो पढ़ा था, वर्ण विचार, इसके अंतर्गत हमने शुरू किया था कि वर्ण क्या है। आपको बताया था कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। जी हाँ, वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। वर्ण कितने होते हैं? तो वर्ण हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिनको लिखित रूप कहा जा सकता है कि भाई 52 वर्ण लिखित रूप में होते हैं। दूसरा, मूल वर्ण कितने हैं? ये जो 52 वर्ण है इनको मानक वर्ण भी कहते हैं, मानक। और मूल वर्ण है आपके 44। इस तरह हमने देखा कि मानक वर्ण जो आपके 52 होते हैं और मूल वर्ण 44 होते हैं। अब इन वर्णों का भी वर्गीकरण आगे किया गया है, जैसे कि आपने सुना होगा स्वर, व्यंजन, इस तरह से। तो आज हम स्वरों को अध्ययन करेंगे कि स्वर क्या चीज़ होती है, कितने होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है इनको, किस किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। इस तरह आइए जाने स्वर। स्वर क्या चीज है? स्वर की प्रकृति क्या है? स्वर किसे कहते हैं? इसकी विशेषता क्या है? स्वर स्वतंत्र, निर्बाध ध्वनि होती है या इनका उच्चारण होता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है तथा निर्बाध होता है। शाब्दिक अर्थ इनका क्या होता है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो वो बाधा रहित होता है, स्वतंत्र होता है। यानी इसके उच्चारण में आपके स्वर तंत्र है, आपके जिह्वा है, आपके मुख में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती, इसका स्वतंत्र उच्चारण होता है, इसलिए इनको स्वतंत्र कहते हैं। दूसरा ये कि इनके उच्चारण में किसी अन्य स्वर का सहारा लेना नहीं पड़ता है, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इसलिए भी इनको निर्बाध और स्वतंत्र कहते हैं। अब स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वर की संख्या 11 होती है। कौन कौन से स्वर है? तो लिखेंगे हम अ, आ, ई, आई, ओ तथा औ। इस तरह कुल मिलाकर 11 स्वर होते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो पहली बार इस विषय को समझ रहे हैं वो देख रहे हैं कि इसमें 2 वर्ण गायब है, 2 स्वर का सर क्यों नहीं लिखा आपने। तो आपको बताना चाहेंगे कि विशुद्ध स्वर मात्र 11 है। जो 2 स्वर जिनको आप कल्पना कर रहे हैं, जिनको आप सोच रहे हैं, वो ना स्वर है ना व्यंजन है, उनको अयोगवाह कहते हैं। जो अनुस्वार और विसर्ग जिसे हम आह बोलते हैं, ये अयोगवाह है, क्योंकि ना तो ये शुद्ध रूप से स्वर है ना ही शुद्ध रूप से व्यंजन है, ये दोनों का मिला जुला सम्मिलित रूप है, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। और स्वर और व्यंजन दोनों से इनको अलग रखा गया है। तो स्वरों के भेद में, स्वरों के ज्ञान में आज हम इन पर चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः कितने स्वर होते हैं? इस तरह 11 स्वर होते हैं। अब इन स्वरों को भी अलग अलग रूपों में बांटा गया है, अलग अलग इनका वर्गीकरण किया गया है। तो हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण यानी स्वरों को बांटना, स्वरों को बांटना, इनका वर्गीकरण करना। किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति
के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कहो या उद्गम के आधार पर, इतिहास के आधार पर या स्रोत के आधार पर, यानी भाषा भिन्न शब्द हो सकते हैं, समानार्थक शब्दों का प्रयोग हो सकता है, किंतु भाव ये रहता है कि इनका उद्गम, इनकी उत्पत्ति, इनका इतिहास क्या है, इस आधार पे इनको जो बांटा गया है वो कौन कौन से प्रकार है, कितने जो प्रकार है। तो सबसे पहला है मूल स्वर। मूल स्वर, मूल को किन किन नामों से जाना जाता है? तो मूल स्वर को रूढ़, आदि, प्राकृत, लघु, एकमात्रिक, लघु, एकमात्रिक आदि नामों से इनको जाना जाता है। मूल स्वर, मूल का मतलब है जो मूल स्वर रूढ़ शब्द है जिनसे अन्य स्वर बने हुए हैं, यानी अपने आप में वो स्वयं मूल है, उनमें किसी अन्य स्वर का योग नहीं है, किसी अन्य स्वर के सहयोग से जो बने नहीं है वो मूल स्वर है। उसी को रूढ़, आदि यानी प्रारंभ के, प्राकृत मूल शब्द, लघु यानी छोटे, एक मात्रिक यानी इनके उच्चारण में एक मात्रा का समान समय लगता हो। कौन कौन से हैं? हाँ, ई, उ और री। इस प्रकार से ये जो चार स्वर है इनको मूल स्वर कहा जाता है। मूल स्वर है ये। मूल स्वर के अतिरिक्त इन नामों से भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा जो बाकी स्वर बचे वो कौन कौन से हैं? संधि स्वर, संधि स्वर को ही, यानी कि जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे लघु तो उसको दीर्घ भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा हमने एक मात्रिक तो वो द्विमात्रिक है, यानी उनके उच्चारण में दो मात्राओं के समान समय लगता है। कौन कौन से हैं? तो इनके अलावा जो जो स्वर है कितने हुए? ये 7 स्वर। ये 7 स्वर जो है इनको संधि स्वर कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर अर्थात जो अपने आप में पूर्ण है, मूल है, जिनमें किसी अन्य स्वर के सहयोग से जो नहीं बने हैं वो मूल स्वर। और संधि स्वर, संधि का मतलब होता है कि योग, यानी जो स्वर दूसरे स्वरों के सहयोग से बने हुए हैं, चाहे वो सजातीय स्वरों से बने हो या विजातीय से बने हो, किंतु जो अन्य स्वर की सहायता से बने हैं वो संधि स्वर कहलाते हैं। अब संधि स्वर के भी भेद हैं। संधि स्वर के भी भेद हैं। संधि स्वर, इसमें से भी एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। ये संधि स्वर के दो भेद हो रहे हैं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? तो वो स्वर जो दो सजातीय स्वरों के मेल से बने हुए हों वो दीर्घ स्वर, और संयुक्त स्वर वो जो दो विजातीय स्वर यानी अलग अलग स्वरों के योग से बने हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं। कौन कौन से दीर्घ स्वर है, कौन सा संयुक्त है? आइए देखते हैं। ये आपके दीर्घ स्वर है और संयुक्त स्वर है जो ये संयुक्त स्वर है। मुख्यतः दीर्घ स्वर 3 है और संयुक्त स्वर 4 है। अब संयुक्त स्वर किस प्रकार से बने हैं और दीर्घ स्वर किस प्रकार से बने हैं? क्योंकि हमने बताया कि ये मूल स्वर नहीं है, ये किसी स्वर की सहायता से बने हुए हैं। तो किन स्वरों की सहायता से इनका योग हुआ है, किन स्वरों की सहायता से इनको बनाया गया है, ये अति महत्वपूर्ण है। इसको जरूर आप गौर से लिखिएगा। जैसे कि आपको बताऊं कि आ जो स्वर है ये
आ प्लस आ से मिलकर के बना हुआ है, आ प्लस आ। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो बातें आपको बताई जा रही है, ये संधि विच्छेद, संधि विग्रह, संधि जो विच्छेद होता है, संधि को जो युक्त होने संधि से फिर से आपको एक करते हैं, इन चीजों को समझने में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी है। दूसरा है ई, ये ई प्लस ई से मिलकर बना है। तीसरा है ऊ, जो कि ऊ प्लस ऊ से मिलकर बना है। ये जो तीनों स्वर है ये दीर्घ है, क्योंकि सजातीय स्वरों से मिलकर के ये बने हुए हैं। इसके बाद ए बना हुआ है आ प्लस ई, आई बना हुआ है आ प्लस ए, ओ बना हुआ है आ प्लस ऊ, तथा औ बना हुआ है आ प्लस ओ से। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। इन्हें संधि के प्रकरण में, जब संधि का प्रकरण चलेगा उसमें ये चीजें आपको याद होना बहुत अनिवार्य है। यदि ये चीजें आपको आती है तो आपको संधि विच्छेद करने में, संधि युक्त करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह हमने पढ़ा स्वरों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, उद्गम के आधार पर, यानी इतिहास के आधार पर। एक मूल स्वर होता है एक प्रकार, एक होता है संधि स्वर। मूल स्वर में ये 4 स्वर है जो मूल है, अपने आप में पूर्ण है, और जो संधि स्वर है वो अन्य स्वरों की सहायता से बने हुए हैं। उनके भी 2 भेद है, एक दीर्घ स्वर, दूसरा है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर है जो सजातीय स्वरों की सहायता से बना हुआ है, और जो संयुक्त स्वर है वो विजातीय स्वरों के योग से बने हुए हैं। अब देखते हैं हम, जैसे हमने उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखा, अब देखते हैं अभ्यांतरिक प्रयत्न के आधार पर, यानी आपके मुख में किस स्वर के उच्चारण करने में कौन सा प्रयत्न करना पड़ता है, किस प्रकार प्रयत्न करना पड़ता है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है वो हम देखेंगे। अभ्यांतरिक प्रयत्न के आधार पर सबसे पहले देखेंगे हम मुख विवर। मुख विवर यानी मुख द्वार, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, किस प्रकार उनका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर का आशय होता है क्लोज, यानी मुख आपका बंद रहता है और स्वर का उच्चारण होता है, यानी मुख आपका बंद होने की तरह रहता है। वो कौन कौन से स्वर है, तो ये 4 स्वर है, ई उ ऊ। ये 4 स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण मुख बंद होने की स्थिति में, यानी होठ वाली बात नहीं हो रही है, आपके मुख वाली बात हो रही है। आपका मुख किस प्रकार से बंद वाली स्थिति में रहेगा और उच्चारण करेगा। दूसरा है अर्ध समृद्ध। अर्ध यानी आधा, बंद है किंतु थोड़ा खुला हुआ है, तो वो ये 2 स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण अर्ध समृद्ध रूप में होता है। तीसरा है विवृत, अर्थात ओपन, मुंह खुला हुआ रहेगा, आपका मुंह खुलेगा और बोलेगा, तो वो कौन सा है, आ, इसके बोलने में आपका मुंह खुलेगा। अर्ध विवृत यानी आधा खुला हुआ, आधा खुला हुआ और आधा बंद, ये दोनों अलग अलग स्थिति है। खुलने को तो है किंतु आधा खुला हुआ, वो ओपन होना चाह रहा है फिर पूरा ओपन नहीं हो रहा है। वो ये 4 स्वर है, 3 स्वर है जिनका उच्चारण अर्ध विवृत यानी आधा मुंह खोलने के प्रयत्न के आधार पर इनका उच्चारण होता है। तो अभ्यंतरिक प्रयत्न के आधार पर सबसे पहले हमने देखा मुख विवर के खुलने के आधार पर। दूसरा हम देखते हैं जिह्वा प्रयत्न के आधार पर। दूसरा जिह्वा प्रयत्न के आधार पर, यानी किस स्वर के उच्चारण में आपकी जिह्वा किस प्रकार से प्रयत्नरत रहती है, किस प्रकार से प्रयत्न करती है। तो जिह्वा, जैसे कि हमारी जिह्वा, मान लीजिए ये आपकी जिह्वा है, इसके 3 हिस्से करते हैं। ये अग्र, मध्य और पश्च यानी पिछला, पश्चिमी। अग्र आगे का, मध्य में, मध्य में पिछला। तो आपको इस प्रकार से इसको समझना है कि आपको हमेशा के लिए ये याद भी रह जाए और इसे रखना भी ना पड़े। तो सबसे पहले तो मध्य। तो आपने देखा कि एक स्वर होता है जो आपका छोटा आ स्वर है, आ, ये उदासीन स्वर है। इसको उदासीन इसलिए कहते हैं
कि इसके उच्चारण में आपको किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, आपकी जीभा वहीं पड़ी रहेगी और सिर्फ उच्चारण कर देगी। तो ये मध्य आपका हो गया। मध्य स्वर कौन सा है? फिर अग्र, ई ई ए आई, ये जो 4 स्वर है ये अग्र शब्द है, अग्र वर्ण है। इनको आप अग्रीय भी कह सकते हैं, अग्रीय। वैसे अग्रीय से लिखा था, किंतु हम यदि ऐसे लिखते हैं तो आपको याद करने में भी सुविधा होगी, क्योंकि इसमें ई प्लस ए है, अग्रीय। अब जो आपके स्वर बच रहे वो उपस्थ से हैं। इस तरह आपके जिह्वा प्रयत्न के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार से है, अग्र, मध्य और पश्च। इसके बाद ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति यानी आपके होठों की आकृति क्या रहेगी, किस वर्ण यानी किस स्वर के उच्चारण में आपके होठों की आकृति किस प्रकार रहेगी। इस प्रकार से कितने भागों में बांटा गया है? तो इसके 2 प्रकार है, वृत्तामुखी या वृत्ताकार, दूसरा है अवृत्तामुखी यानी अवृत्ताकार, जिसमें आपके मुख की आकृति एक वृत्त की तरह गोल रहेगी, वो वृत्तामुखी। और दूसरा है अवृत्तामुखी यानी अवृत्ताकार, जिसमें आपके मुख की आकृति वृत्त के आकार में नहीं होगी। वो कौन कौन से हैं? तो आपका ये स्वर है ये 4 स्वर जो आपके हैं ये वृत्ताकार स्वर है। अवृत्ताकार स्वर कौन कौन से हैं? ये स्वर जो बाकी है ये अवृत्तामुखी है यानी अवृत्ताकार स्वर है।